स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई सभी लोग भरे ही होंगे, ठीक है। तो हर रोज चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसमें जो है जीके जीएस प्लस स्टैटिक, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेंगे यहाँ से जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यह जो है सुबह 10 बजे क्लास लिया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो है बिहार आरपीएफ एसआई के अलावा जो है बिहार कांस्टेबल और बिहार एसआई बीएसएससी जितने भी 2024 में आने वाले एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान जा रहा है वही तुम्हारा परम शत्रु है, ठीक है। अपने गोल के अलावा जिस पे हम फोकस किए हैं, अगर उसके अलावा दूसरे पर ध्यान जा रहा है तो वही हमारा परम शत्रु होगा, ठीक है। वही हमारा दुश्मन होगा। तो पूरा फोकस जो है अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर दीजिए, ठीक है। और इस बार जो है आप लोग को जॉब लेना है, ठीक है, हर हाल में लेना है, क्योंकि इस बार बहुत वैकेंसियाँ आ रही है। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी भी टीचर का 5-5 घंटा लेक्चर नहीं देखिए। मतलब आता है बिहार पुलिस का क्लास, बिहार एसआई का क्लास, सभी टीचर 5-5 घंटा 6-6 घंटा क्लास चला रहे हैं। किसी का जो है क्लास मत देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और प्रमाणिक बुक पढ़िए, जिससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल का 9वां टॉपिक बंदरगाह, ठीक है। इससे पहले जो है 8 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें जो है 7वां टॉपिक नदियों के किनारे बसा शहर और 8वां टॉपिक था खनिज एवं उद्योग, ठीक है। और आज का जो 9वां टॉपिक बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी बताएंगे, और यह हर एग्जाम में, अगर कोई भी एग्जाम में बंदरगाह से क्वेश्चन आता है तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जैसा कि हम बोल रहे हैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई टीचर का क्लास मत देखिए, तो आप खुद बोलिएगा कि आपका क्लास भी हम क्यों देखें। तो हम बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे क्वेश्चन को लाते हैं, ठीक है। मेरा भी कोई भी क्लास जो है अभी तक आधा घंटा से प्लस नहीं गया है। सिर्फ ग्रुप डिस्कशन जो है 40 मिनट 50 मिनट का जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में तीन बुक चलता है, एनसीईआरटी सार संग्रह और समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, भारत में कितने बंदरगाह हैं जो कि प्रधान है और अप्रधान बंदरगाह है। तो भारत में कुल कितने बंदरगाह प्रधान है, तो 12 बंदरगाह प्रधान होंगे और 135 बंदरगाह जो है अप्रधान होंगे। ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। नहावा शेखवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। तो नहावा शेखवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी मुंबई में, ठीक है। मुंबई में जो है नहावा शेखवा बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा विकसित हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा विकसित हुआ है, तो मुंबई बंदरगाह जो है यह विकसित हुआ है और ये भारत का बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, ठीक है। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न में किस तट पर अवस्थित है। तो पारादीप बंदरगाह तो उड़ीसा के उड़ीसा में स्थित है, तो ये पूर्वी हो जाएगा, और कांडला बंदरगाह गुजरात में है, तो पश्चिमी तट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ये जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ठीक है। मारमा गोवा बंदरगाह मुख्यतः निर्यात किया जाता है। तो मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है, और यहाँ से जो है इस बंदरगाह से क्या निर्यात किया जाता है, तो अयस्क निर्यात किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी, मारमा गोवा बंदरगाह से क्या निर्यात किया जाता है, तो अयस्क। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम।
ऑप्शन डी होगा। भारत के जो है पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाह कौन होंगे? विशाखापट्टनम। ठीक है, पूर्वी तट का जो है प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो विशाखापट्टनम जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी होगा। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो विषम को चुनिए तो नाम जो है वह मुंबई में है। ठीक है, मंगलौर जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कोचीन केरल में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तो निम्नलिखित में विषम जो है पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र का है और ये सभी जो है पश्चिमी तट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह तो पश्चिमी तट पर ही होगा, गुजरात में है। मुंबई ये भी जो है पश्चिमी तट पर। न्यू मंगलोर ये भी पश्चिमी तट पर, क्योंकि कर्नाटक, मुंबई और गुजरात है तो ये सभी पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी होगा। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो बोल रहा है पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये पूर्वी तट पर है। तो पूर्वी तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह होगा? ऑप्शन डी चेन्नई। निम्नलिखित में कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है त्रिवेंद्रम। बाकी ये कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम जो है ये सभी मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और त्रिवेंद्रम जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई होगा। ठीक है, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा होगा? मुंबई, ऑप्शन डी। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन इसमें प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये जो है पारादीप जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बाकी सभी, मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है, गोवा भी है और कोचीन भी है। नहीं है तो पारादीप, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो गुलबर्गा कर्नाटक, ये यही सही होगा। गुलबर्गा कर्नाटक, ऑप्शन ए, क्योंकि गुलबर्गा कर्नाटक में पड़ता है। वर्धा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, कोचीन केरल में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ही इम्पोर्टेंट बन रहा था, बंदरगाह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन 16 था। अगला टॉपिक, आज का बंदरगाह छोटा टॉपिक है तो एक टॉपिक और बढ़ा दिए हैं। आज 2 टॉपिक को लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक है 10वां टॉपिक, भारत में वर्षा। ठीक है, इससे पहले जो है बंदरगाह पढ़े थे और अगला टॉपिक जो है भारत में वर्षा। ठीक है, भारत में वर्षा जो है भारत का भूगोल का जो है 10वां टॉपिक भारत में वर्षा है। ठीक है, देखिएगा, भारतीय जलवायु कहलाती है कैसा? तो भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय है। हाँ ये ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय मानसून। तो उपोष्णकटिबंधीय मानसून या उष्णकटिबंधीय मानसून दोनों होगा। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर ए एंड बी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत वर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो लद्दाख, आप लोग सभी जानते हैं, लद्दाख में जो है न्यूनतम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख। ठीक तो है, इससे पहले भी यही क्वेश्चन आया था, भारत में कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख। ये जो है 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? ये भी लेह होगा। ठीक है, ये 3रा बार रिपीट हो चुका है। भारत में किस कारण जो है भारत में वर्षा किस कारण नहीं होती है? तो पृथ्वी चक्रवात के कारण जो है नहीं होती है। ऑप्शन बी होगा, चक्रवात के कारण होती है वर्षा, तो पृथ्वी चक्रवात के कारण वर्षा नहीं होगी। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत पार करने वाले मानसून क्या कहलाता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार करने वाले मानसून क्या कहलाते हैं? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी।
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? तो पश्चिमी घाट पे। ठीक है, केरल जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है, उसके बाद पूरा भारत में धीरे धीरे मानसून फैलता है। ठीक है, निम्न में किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में। 10वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है? तो भारत में शुष्क शीतकाल की संभावना जो है शायद तमिलनाडु होगा। भारत में शुष्क बंगाल के मैदान या शायद देख, इसका जो है आंसर यहाँ है ऑप्शन डी बंगाल का मैदान होगा। ठीक है, भारत में शुष्क जो है शीतकाल की संभावना कहाँ है? तो ऑप्शन डी बंगाल के मैदान में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत की जलवायु निम्नलिखित घटकों में कौन सी प्रभावित करता है? तो भारत की जलवायु निम्नलिखित में घटकों में कौन सी प्रभावित करता है? ऑप्शन डी ये सभी, हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय, ये सभी जो है भारत की जलवायु में प्रभावित करता है। ठीक है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? किसके कारण होती है तमिलनाडु में जाड़ों की वर्षा? तो उत्तर पूर्वी मानसून, इसे लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि वह जो है वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, वह जो है वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में शुष्क रहता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो यहाँ जो है हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है, कोई भी जो है हवा के रास्ते में रोक नहीं है जिसके ऊपर ये ठंडा हो सके। ठीक है, जब जो है मानसून चलती है तो कोई ऐसा पर्वत या पठार वहाँ नहीं है कि जो कि उस मानसून को रोक सके, टकरा सके, सीधा निकल जाती है। इसी कारण जो है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, तो आज ये भी टॉपिक हो गया। 9 और 10। 9 में बंदरगाह था और 10 में भारत में वर्षा था। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर कर लिए और बहुत जल्द ही जो है ये ख़त्म होने के बाद जो है अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा सब्जेक्ट अगला स्टार्ट करें, जैसे ज्योग्राफी या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जो 20 भूगोल, मतलब ज्योग्राफी में जो है इंडियन ज्योग्राफी तो हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलिएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स। ठीक है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और शाम को जो है 5 से 6 सेट लगाया जाता है, टेलीग्राम चैनल पे सेट अपलोड किया जाता है और आंसर भी। तो आप लोग सेट लगाकर आंसर कमेंट में करें और 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, जो कि रेलवे समान अध्ययन और विज्ञान और NCERT सार संग्रह, और ठीक है, और 2 बजे करेंट अफेयर्स। तो आप लोग जो है रेगुलर ये करते होंगे, इतना काम कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, बस इतना काम जो है पूरे से पूरे 1 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, और इतना कर लीजिएगा तो इस बार जो है 2024 में अगर क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से याद रखिएगा तो 2024 में रिजल्ट पक्का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।